हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और इससे पहले आपने दो पार्ट देख लिए होंगे, ठीक है। इसमें मैंने लास्ट आपको चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में समझाया था, अशोक के बारे में मैंने आपको बता दिया था, शुरुआत कर दी थी अशोक की। और आज हम सेकंड चैप्टर के अंदर कंप्लीट अशोक को खत्म करेंगे और ये मौर्य साम्राज्य का जो है सेकंड लास्ट पार्ट है। इसके बाद एक पार्ट हो रहेगा और ये चैप्टर भी उसके साथ ही क्या हो जाएगा, खत्म। ठीक है, हम पढ़ेंगे सम्राट अशोक के बारे में, कलिंग आक्रमण से बौद्ध धर्म अपनाने तक, और मौर्य साम्राज्य की विशेषता को पढ़ेंगे इस टॉपिक के अंदर। और मौर्य साम्राज्य की जानकारी के क्या स्रोत हैं उनको भी देखेंगे हम, ठीक है, कि जिसके बिहाफ पर हम इस चैप्टर को पढ़ पाते हैं। चलिएगा ध्यान से, मैंने बताया था इससे पहले आपको, क्या बताया था बताओ, याद करो, मैंने आपको पढ़ाया था ना। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन करता है, याद करो। मैंने बताया था मौर्य साम्राज्य जो है उसकी स्थापना की जाती है 321 ईसा पूर्व में। किसके द्वारा की जाती है? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इनके द्वारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना की जाती है 321 ईसा पूर्व में। और मैंने कहा था चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनकी बीवी का नाम था दुर्धरा, और उनकी दुर्धरा नाम की जो बीवी है, बात समझ गए, उसके संतान होती है, उसका नाम था बिंदुसार। क्या नाम था? बिंदुसार। यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है इनका बेटा था। कौन था इनका बेटा? कौन था? बिंदुसार। अब ये कौन है भैया? ये जिसकी फोटो लगाई है मैंने, ये है बिंदुसार। बात समझ गए? बिंदुसार जो है वो मौर्य साम्राज्य के दूसरे राजा थे। बेसिकली बच्चे गलत समझते हैं, उनको लगता है कि अशोक जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन है? अशोक। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है ना। बिंदुसार जो है इनका बेटा जो है उसका नाम क्या है? अशोक। और अशोक लास्ट में आपको बोल के गया था, यही मुझे आपको पढ़ाना है और समझाना है। ब्लैक से ही लिखते हैं, अच्छा रहेगा ना, ठीक है। अशोक के बारे में समझते हैं। जो आप ऊपर चित्र देख रहे हो ये है चक्रवर्ती सम्राट अशोक का, ठीक है। क्लियर? बहुत जाने माने राजा भारत के, ठीक है। अशोक जो है इनका जन्म कब हुआ था? तो ध्यान रखना, अशोक जो है इनका जन्म हुआ था आपके 305 ईसा पूर्व में। कब हुआ था इनका जन्म? 305 या 4 था, ठीक है, ध्यान रखना एक बारी। 304 ईसा पूर्व में था शायद, एक बार आप लोग चेक कर लेना। 304 या 5 ईसा पूर्व में अशोक का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और अशोक जो थे उनके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोक के दादाजी हैं। कौन है? दादाजी, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके बेटे के बेटे अशोक हैं, ठीक है। और अशोक 304 ईसा पूर्व में राज्य पैदा होते हैं। और अशोक अपने पिता के बाद, बात समझ गए, 268 ईसा पूर्व में, कब? 268 ईसा पूर्व में अशोक जो है वो राजा बनते हैं, यानी कि अपना राज्याभिषेक करवाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, समझ गए। यानी कि अपने राजा बनने के कब? 268 ईसा पूर्व में अशोक राजा बनते हैं। और अपने राजा बनने के ठीक 8 साल बाद, बात समझ गए, यानी कि 8वें साल, अशोक राजा बनने के 8 साल बाद एक आक्रमण करते हैं। उस आक्रमण को बोलते हैं कलिंग आक्रमण। क्या बोलते हैं उसको? कलिंग आक्रमण या फिर कलिंग युद्ध। बात समझ गए। अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। देखो, मैंने कहा कि बौद्ध धर्म जो है, बात समझ गए नहीं समझ गए, उसकी स्थापना हो चुकी है। जैन धर्म जो है उसकी स्थापना हो चुकी है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो है ये दोनों हर्यक वंश के टाइम पर स्टैब्लिश हो चुके हैं। हर्यक वंश कौन है? जो मगध का पहला वंश है। सॉरी, मगध का जो हर्यक वंश मगध का पहला वंश है, और बौद्ध धर्म जैन धर्म मगध के पहले वंश के साथ स्टैब्लिश हो चुके हैं, यानी कि बौद्ध धर्म जैन धर्म आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो मौर्य वंश चला ये मगध पर शासन करने वाला चौथा वंश है, ठीक है। और यहाँ पर जो चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हैं अशोक, है ना, वो राजा बन रहे 268 ईसा पूर्व में, समझ रहे हो। और राजा बनने के 8 साल बाद एक युद्ध लड़ रहे हैं, कलिंग वॉर। अब कलिंग वॉर कहाँ है? तो अगर आप भारत देखोगे तो भारत में जो वर्तमान में उड़ीसा है, वर्तमान में क्या है? उड़ीसा नाम का राज्य है। पहले इसका नाम क्या था? कलिंग। जिसे आज आप उड़ीसा कहते हो, पहले उसका नाम क्या था? कलिंग था। तो अशोक ना राजा बनने के बाद ना अशोक भी साम्राज्य को बहुत बड़ा करते हैं। जैसे अशोक जो थे उनके पिता के पिता जो थे, यानी कि अशोक के दादा के टाइम पर जो मौर्य साम्राज्य है वो अफगानिस्तान तक, बात समझ गए, इधर मगध तक, और नीचे लगभग मध्य प्रदेश के आसपास तक फैल चुका था, ठीक है। लेकिन अशोक जो था उसका ये था कि भाई मैं साम्राज्य को और बड़ा करूंगा। तो अशोक ने, कहते हैं, जेरोसिया अर्कोसिया तक फैला दिया साम्राज्य को। जेरोसिया अर्कोसिया मतलब कहते हैं ईरान इराक तक अशोक की बातचीत थी। इधर अशोक जो था उसने अपने साम्राज्य को मगध, और नीचे अशोक जो है साम्राज्य को दक्षिण तक ले गया था। तो अशोक के टाइम पर भारत बहुत बड़ा क्या हो गया था? साम्राज्य बना चुका था। आप समझ रहे हो। तो अशोक के टाइम पर भारत का जो मगध एम्पायर है वो पूरा का पूरा फैल चुका था और अपने पीक पर था। क्या था? अपने पीक पर, है ना। और इसके बाद जब अशोक राजा बनने के कितने साल बाद? 8 साल बाद। क्योंकि देखो अशोक की नीति बिल्कुल वैसी ही थी जैसे सिकंदर थे, क्या बोलते हैं आपका, आगे चल के आप पढ़ोगे, है ना, 11 में पढ़ा भी होगा आपने, चंगेज खान। अशोक भी विस्तारवादी नीति को फॉलो करता था। अशोक का मतलब ये था कि भाई भरो और साम्राज्य का विस्तार करो। तो अशोक के टाइम पर साम्राज्य बहुत बड़ा था। अशोक युद्ध में बहुत माहिर था।
ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो था उसने बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कहते हैं, बात समझ गए, कहते हैं अशोक ने राजा बनने के लिए अपने 99 भाइयों की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी, 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। ऐसा बौद्ध कई ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब ये रियल है फेक है वो अलग बात है ना, बात समझ गए, बट ऐसा लिखा मिलता है कि अशोक ने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी थी, ऐसा कई बौद्ध ग्रंथों में लिखा हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं उनको बिहार के कुएं में फेंक दिया था सबको। ठीक, तो अशोक शुरू से ही मतलब बहुत ज्यादा विस्तारवादी था। एक घटना बताता हूं मैं आपको, बिंदुसार जब राजा था, ठीक है, तो अशोक जो था वो अवंती का राज्यपाल था, मतलब अशोक को अवंती का इलाका दे रखा था। अवंती कहां है, मध्य प्रदेश के अंदर। अशोक को अवंती का इलाका दे रखा था, और अशोक का जो भाई था ना उसको तक्षशिला वाला इलाका दे रखा था, जम्मू कश्मीर का। समझ गए, कहते हैं तो मतलब ये घटना एक कि बिंदुसार जो था उसका जो बड़ा बेटा था, बात समझ गए, उसको ना तक्षशिला वाला इलाका मिला हुआ था जम्मू कश्मीर का। वहां छोटे छोटे कबीले थे, वो बड़ा परेशान करते थे उसके बेटे को। तो कह रहा है पापा यार मेरे से कंट्रोल नहीं किया जा रहा, मेरे से नहीं संभल रहे लोग, यहाँ पर ना बार बार विद्रोह हो रहा है, ये मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं, नाक में दम कर रहे हैं लोग, मेरे को आज सही से चला नहीं दे रहे। और अशोक अवंती का राज्यपाल था, अवंती बिल्कुल शांति। अशोक का सिंपल कॉन्सेप्ट था, ज्यादा दिक्कत करी भर दूंगा तुम सब में, और पिटाई बहुत पक्की मारता था अंग्रेज। कौन, अशोक। तो कहते हैं अशोक को जब अवंती से ट्रांसफर करके उसके पिता ने बिंदुसार ने तक्षशिला भेजा, समझ गए, जब अशोक गया तो अशोक के जाने के बाद वहां एक भी कबीला ऐसा नहीं जिसने चूचा करी हो। अशोक ने जाति सबकी पिटाई लगा दी, सबको धूम धड़ाम भर दिया। किसने, अशोक ने जाकर किसको, तक्षशिला को बहुत बुरी तरीका, वहां के जो छोटे मोटे लोग परेशानी करते ना उनको, तो यहीं पर अशोक की वीरता दिख गई थी कि भैया अशोक जो है वो विस्तारवादी है, वो थोड़ा सा हड़ियल समझते हो ना, मतलब गुस्से वाला बंदा है, तो वो बड़ा भयानक था। लेकिन आप देखो ये जो व्यक्ति है अशोक, ये एक दिन ऐसा आएगा इसकी जिंदगी, इनकी जिंदगी में कि ये हथियार छोड़ देंगे, युद्ध छोड़ देंगे। वो जिनको युद्ध बहुत प्रिय था, मतलब नाम था, आप इमेजिन करोगे कि अशोक ने जब बौद्ध धर्म को अपना लिया, उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा अब, है ना। उसके बाद भी अशोक के साम्राज्य में जब तक अशोक जीवित रहा, अशोक के मरने के बाद भी जो उनका बेटा कुणाल राजा बनेगा, उनके टाइम तक साम्राज्य में कहीं कोई चूचा नहीं हुई, कोई विद्रोह नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को लगता था कि भाई अशोक ने हथियार छोड़े हैं, भूला नहीं है, अगर उठा लेगा ना सबको पीटेगा। इनफैक्ट अशोक का खौफ इतना तगड़ा था कि एक भी विद्रोह अशोक के टाइम पर साम्राज्य में देखा ही नहीं गया, क्योंकि लोगों को पता था भाई ये बहुत बुरा मारता है बंदा। ठीक है ना। तो अशोक जो थे वो, क्वेश्चन पूछ ले कल को आपसे कि अशोक राजा बनने से पहले कहां के राज्यपाल थे, अवंती के, समझ गए। और 8 साल बाद अशोक कलिंग वॉर लड़ेंगे। अब राजा जो बने, राजा बनने के 8 साल बाद अशोक क्या लड़ेगा, कलिंग वॉर। ठीक है, अब जैसे ही कलिंग वॉर लड़ेंगे, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि कलिंग वॉर में हुआ क्या था एक्चुअली में। देखो कलिंग वर्तमान में उड़ीसा पड़ता है, और मगध, बात समझ गए, मगध के नीचे यानी कि आप देखोगे तो उड़ीसा ही है बिल्कुल। अब उड़ीसा जो है यानी कि कलिंग, यहां पर कहते हैं दो चीजें बहुत फेमस थी। देखो अब यहाँ पे जो है ना 2-3 कहानी बताई जाती है कई सारी बुकों में, ध्यान रखना। एक, कलिंग जो था वहां के जंगलों में हाथी बहुत मिलते थे, क्या मिलते थे, हाथी। दूसरा, कलिंग के अंदर जो लकड़ी थी, वो लकड़ी नाव बनाने के लिए बहुत फेमस थी, लकड़ी बहुत मिलती थी, समझ गए। तो कहते हैं हाथियों के लिए और लकड़ियों के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। किस पर आक्रमण किया था, कलिंग पे, क्योंकि युद्ध में हाथी वगैरह बहुत यूज थे उस टाइम पे, और कलिंग के जंगलों में हाथी मिल जाया करते थे। अब मैटर ये था कि जो कलिंग था, उस कलिंग में उस समय राजा जो थे, उन राजा का नाम था नंदराज। वहां के राजा का नाम क्या था, नंदराज। कलिंग के राजा का नाम था नंदराज। अब कलिंग का रूल था, कलिंग का रूल ये था, जैसे नाटो का रूल है ना कि आप किसी पे हमला करोगे सारे भिड़ जाएंगे, तो कलिंग का रूल था कि अगर कल को कलिंग पर कोई भी बाहर का बंदा आक्रमण करेगा, तो वहां के राजाओं ने रूल बना रखा था, लोगों वहां का रूल था कलिंग की रक्षा करने के लिए कि कलिंग का बच्चा बच्चा वॉर में लड़ेगा भाई। अब कहते हैं अशोक ने जब कलिंग पर आक्रमण किया, तो नंदराज और उसकी प्रजा सब लोग सेना के साथ भिड़ गए। अब जब भाई सब लोग भिड़ गए, अब अशोक की सेना बड़ी थी, क्रूर थी, हथियारों वाली सेना अशोक की, तो कहते हैं अशोक की सेना ने कलिंग के अंदर जो रक्तपात मचाया, रक्तपात मतलब इतने लोगों को मारा अशोक ने, बहुत ज्यादा। यहाँ पर क्या मचा दिया अशोक ने, रक्तपात मचा दिया, खूब लाशों का क्या लगा दिया अशोक ने, ढेर लगा दिया, और कलिंग को जीत लिया। तो कहते हैं ऐसा कि मतलब जब अशोक ने कलिंग के वॉर में जीता, और जब उसने चारों तरफ लाशों का ढेर देखा अशोक ने, तो बीच में अशोक खड़ा हुआ था युद्ध के मैदान में कि मैं जीत गया, मैंने कलिंग जीत लिया, फतेह कर लिया। तो कहते हैं जब अशोक ने चारों तरफ देखा, तो अशोक को थोड़ा सा लगा भी कि यार इतनी सारी लाशें, इतने लोग, कहीं बच्चा रो रहा है, कहीं कोई विधवा हो चुकी है, कई लोगों की मैंने जिंदगी क्या कर दी, खत्म कर दी। तो कहते हैं एक बूढ़ा व्यक्ति आता है अशोक के पास, और वो कहता है कि जिन लोगों को तुमने मारा है, क्या उनमें से किसी एक को भी तुम जीवन दे सकते हो। तो कहते हैं कहीं ना कहीं अशोक के मन में ये बात घात कर जाती है, यार ये बुढ़ा सच्चा दिमाग खराब कर गया, मैं जीत का जश्न मनाने की सोच रहा था, ये तो मेरे को सवाल दे गया। और अशोक का कहते हैं वहीं से मन थोड़ा जो है खटकना शुरू होता है। अशोक सोचना शुरू करता है कि मैंने केवल भूमि के टुकड़े के लिए, इतना बड़ा साम्राज्य था मेरे पास, मैंने ये कर दिया क्या, मतलब मैंने क्या करा, मैंने मतलब मुझे क्या मिला। तो कहते हैं अशोक यहाँ, इसके बाद उसके धीरे धीरे मन में ना वो बात घूमने लगती है, घात करने लगती है। और कहते हैं इसके बाद जो अशोक है वो अपने घर आता है, और किले में आकर अशोक अपने भतीजे से मिलता है। किससे मिलता है, अपने भतीजे से। और मिलता नहीं है, देखता भी है बहुत दिनों से अशोक
अशोक के भतीजे का नाम था नीग्रोथ। क्या नाम था? नीग्रोथ। अब जो अशोक का भतीजा था उसका नाम था नीग्रोथ। तो नीग्रोथ जो था वो बेसिकली बौद्ध धर्म को पालन करता था और ये अशोक का भतीजा था। नीग्रोथ बौद्ध धर्म को पालन करता था। अशोक कहता है यार भाई तू इधर आ, तू ससुरे, तुझे कभी मैंने कुछ मांगते नहीं देखा, तू कुछ कहता ही नहीं, तू कुछ चाहिए वाइए नहीं करे हैं, तेरे जगह तेरी इच्छा अच्छा नहीं होती किस चीज की, हमेशा प्रसन्न देखता हूँ मैं तेरे को, खुश देखता हूँ हमेशा, कभी तेरे अंदर कोई दिक्कत नहीं आती क्या रे हैं? तो कहता है अपने को क्या दिक्कत है, हमारी तो सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी, हमने इच्छाएं त्याग दी, हमें मोक्ष मिल गया है जी। अशोक कहता है ये कैसी बातें कर रहा है भाई, तू इच्छाएं त्याग दी, मोक्ष मिल गया है, तो कोई चीज की भी डिमांड नहीं है। तो कहता है नहीं मैं बौद्ध धर्म का पालन करता हूँ। तो कहते हैं अशोक को यहाँ से अपने भतीजे से प्रेरणा मिलती है, यार बौद्ध धर्म नाम की भी कोई चीज है, और अशोक बौद्ध धर्म के बारे में जानना शुरू करता है। और फिर बौद्ध धर्म की शिक्षा अशोक एक व्यक्ति से लेता है, उन व्यक्ति का नाम था उपगुप्त। उपगुप्त कौन है? उपगुप्त एक वो व्यक्ति है जो अशोक के गुरु थे। अशोक के गुरु का नाम क्या था? उपगुप्त। और ये अशोक को कह देंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा, कह देंगे बौद्ध धर्म की शिक्षा। तो अशोक को बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी? उनके गुरु उपगुप्त ने। अब यहां से अशोक बौद्ध धर्म को जानता है, और जैसे ही अशोक बौद्ध धर्म को जानता है, अशोक कहता है भाई साहब असली सुख तो इस धर्म में है, मैं तो खतई जिंदगी बिता रहा था अपनी मजे मजे में, असली मजा तो इधर है। और यहां से अशोक जो है वो बौद्ध धर्म का क्या बन जाता है? अनुयायी। और इसके बाद अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेगा। किसको अपना लेगा अशोक? बौद्ध धर्म को। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया था? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध अशोक ने कब लड़ा था? अपने राजा बनने के 8 साल बाद, 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। कब लड़ा था भाई? 261 ईसा पूर्व में। क्या लड़ा था अशोक ने? कलिंग वॉर को लड़ा था। बात समझ गए? कलिंग वर्तमान में क्या पड़ता है? उड़ीसा में। ठीक है। और इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अब ध्यान रखना अशोक ने ना केवल बौद्ध धर्म को अपनाया था, अब अशोक कहेगा कि यार मेरे को इतना पसंद आ गया ना ये बौद्ध धर्म कि मैं चाहता हूं ये धर्म जनता तक फैले। भाई इतना बढ़िया धर्म जनता तक नहीं जा रहा है, ऐसे विचार इस बौद्ध धर्म के जनता तक क्यों नहीं जाने चाहिए? भाई अशोक कहता है मेरा तो भाई धन्य होगा जीवन, मैंने बौद्ध धर्म को प्राप्त कर लिया, मैं चाहता हूं ये बौद्ध धर्म लोगों तक फैले, दूर दूर तक फैले, लोग इसके बारे में जाने, पढ़े, समझे। तो कहते हैं फिर अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाना शुरू किया। तो इसीलिए अगर आपसे क्वेश्चन ही पूछता है ना कि बौद्ध धर्म के तेजी से फैलने का कारण क्या था, वो था अशोक भी, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म को बहुत दूर दूर तक फैला दिया था। श्रीलंका, उधर मध्य एशिया में, इधर चाइना तक, तिब्बत तक ले गया था अशोक। बात समझ गए? क्लियर? अब यहां पर समझो, तो अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए क्या क्या किया? अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए अब कुछ काम करेगा। कौन? अशोक। अब वो काम क्या करे अशोक ने, उनको समझते हैं, समझ लेते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए क्या क्या किया। क्लियर है ना? अब यहां पर हम समझते हैं अशोक द्वारा बौद्ध धर्म कैसे फैलाया गया, बौद्ध धर्म कैसे फैलाया गया, या फिर पूछना बौद्ध धर्म में अशोक का योगदान क्या, तब ये बता देना। ठीक है ना? फैलाया गया। अब सबसे पहले अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, और एक होता है बौद्ध धर्म को अपना लेना और एक होता है अपनाकर फैलाना। जैसे आप लोग हो, एक होगा वीडियो देखोगे और एक होता है वीडियो देखकर आपको अच्छी लगी तो आप और लोगों तक शेयर करो। आप समझ गए? क्लियर? ताकि आपको भी भला हो, हमारा भी भला हो जाएगा भाई सिवाने। क्लियर है? लोगों तक पहुंच जाएंगे हमारे विचार भी। तो अशोक ने बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए कुछ कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अशोक ने क्या करा? बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धम्म महामंत्र बनाया। क्या बनाया? धम्म महामंत्र। अब ये धम्म महामंत्र कौन है भाई? ये किस नाम की बीमारी है? धम्म महामंत्र वो लोग थे जिनको धम्म का ज्ञान था। किस धम्म का? बौद्ध धर्म का। इनको बौद्ध धर्म की नॉलेज थी। अशोक ने इनकी भर्ती करी और अशोक ने इनको काम दिया कि भाई सुनो, आपका काम है इधर जाओ, आपका काम है उधर जाओ, उधर दक्षिण में, उत्तर में, भारत में, पूर्व पश्चिम, इस देश उस देश। अशोक ने धम्म महामंत्र को दूर दूर तक भेजा, जनता तक कम्युनिकेशन करने के लिए, जनता तक बौद्ध धर्म के विचार फैलाने के लिए। और ये बौद्ध धर्म के महामंत्र वो लोग थे जिनको बौद्ध धर्म का अच्छा खासा क्या था? ज्ञान। और अशोक ने इनको आदेश दिया कि आपका काम है घूम घूम कर लोगों को बौद्ध धर्म की अच्छी अच्छी बातों को बताना। तो अशोक ने बौद्ध धर्म का फैलाने के लिए क्या किया? धम्म महामंत्रों की नियुक्ति की। धम्म महामंत्रों की नियुक्ति। फिर उसके बाद अशोक ने क्या करा? शिलालेख लिखवाए। क्या लिखवाए? शिलालेख। शिला मतलब होता है पत्थर, लेख माने होता है पत्थर पे लिख देना, इसको बोलते हैं शिलालेख। अशोक ने कई सारे शिलालेख लिखवाए और उन शिलालेखों को लिखवाकर चौराहों पर, महत्वपूर्ण स्थानों पर जहां लोग आते जाते थे वहां स्थापित करवा दिया। और इन पत्थरों पर क्या लिखी होती थी? इन पत्थरों पर बौद्ध धर्म की शिक्षाएं लिखी होती थी, बौद्ध धर्म के अच्छे विचार लिखे होते थे, बौद्ध धर्म के बारे में लिखा था कि उनको लोग पढ़े, समझे, लोगों तक फैले। मतलब उस टाइम पर आप समझ सकते हो एडवर्टाइजमेंट करने का एक बेहतर तरीका था ये शिलालेख। ठीक है। अशोक ने स्तंभ लेख लिखवाए। क्या लिखवाए? स्तंभ लेख। बड़े बड़े पिल्लर वाले पत्थरों पर लिख देना क्या कहलाता है? स्तंभ लेख। बात समझ गए? क्या लिखवा दिया अशोक ने? स्तंभ लेख लिखवाए। पिल्लर पे, बड़े बड़े पत्थरों वाले पिल्लर पे लिखवा दिया। अशोक ने शिलालेख लिखवाए, स्तंभ लेख लिखवाए, गुहा लेख भी बोलते हैं। गुहा मतलब होता है गुफा लेख। बात समझ गए? या फिर गुफा लेख कह सकते हो आप।
अशोक ने कई सारे गुफा लेख लिखवाए, मतलब गुफाओं में जगह जगह पर उन्हें चित्रकारी वगैरह करके बनवाया, ठीक है। तो ये सारे काम अशोक ने किए ताकि लोगों तक कम्युनिकेशन हो सके। चौथा, अशोक ने क्या करा, अपना बेटा बेटी, किसको, अपने बेटा बेटी को, बात समझ गए। अशोक के बेटा बेटी कौन थे, अशोक के बेटे का नाम था संघमित्रा, बेटी का नाम था संघमित्रा। तो अशोक की, दिखेगा नहीं तुमको वाइट से ना, ओ माय गॉड, संघमित्रा और महेंद्र, ठीक है। संघमित्रा कौन है, उसकी बेटी, और महेंद्र कौन है, उसका बेटा। महेंद्र बाहुबली नहीं, महेंद्र सिंह धोनी भी नहीं, महेंद्र सिर्फ। और अशोक ने अपने बेटा बेटी संघमित्रा और महेंद्र को कहां भेज दिया, श्रीलंका। और ये बस एग्जांपल है, ऐसे कई लोगों को अशोक ने कई कई जगह पर भेजा था, ठीक है। श्रीलंका में सिंगली लोग रहा करते थे बेसिकली उस टाइम पे भी, और सिंगली लोग जो थे उन्होंने अपने बौद्ध धर्म के, मतलब अपने धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म बना लिया था, ठीक है, क्लियर है। तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म फैलाने का टारगेट किसका था, अशोक का। उसके अलावा अशोक ने क्या करा, अशोक ने कई सारे स्तूप बनवाए। क्या बनवाए अशोक ने, कई सारे स्तूप। ध्यान रखना, 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने। कितने, 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोक ने, ध्यान रखना, स्तूप बनवाए। ये स्तूप बनवाए वाला मैं जो टॉपिक है ना, ये मैं आपको चैप्टर 4 में पढ़ाऊंगा, स्तूप कैसे बनवाए गए। कहते हैं 84,000 स्तूपों को बनाने का आदेश दिया था, उनमें से कुछ ही स्तूप मिल पाए हैं, जैसे अमरावती वगैरह के स्तूप नष्ट हो गए, सांची का बचा पड़ा है। बहुत सारे स्तूप बनवाने का आदेश किसने दिया था, अशोक ने। ध्यान रखना, स्तूप बनाने की कहानी किससे जुड़ी हुई है, अशोक से। फिर उसके बाद अशोक ने और काम क्या किया, अशोक ने, बात समझ गए नहीं समझ गए, दम्मा हमन शिलालेख स्तंभलेख बेटा बेटी स्तूप बनवाए और बौद्ध धर्म के विचारों को फैलाना शुरू किया। विचारों को फैलाने के लिए अशोक ने क्या करा, संवाद वगैरह शुरू करवा दिए, ठीक। तो विचारों को फैलाया, किसके, बौद्ध धर्म को। तो बौद्ध धर्म को फैलाने का श्रेय किसको आता है, अशोक को। और ध्यान रखना, अशोक ने जो बौद्ध धर्म की बातों को फैलाया, वो ऐसी बातों को फैलाया जिसमें अशोक ने कहा था कि आप चाहे बौद्ध धर्म को अपनाओ चाहे ना अपनाओ, लेकिन अगर आप इन बातों को मान लोगे ना, आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए वो क्वेश्चन ही पूछता है कि अशोक ने जो धम्म फैलाया था, वो धम्म केवल धम्म नहीं था, एक अच्छे व्यक्ति की पहचान भी थी। क्यों, क्योंकि अशोक ने धम्म में क्या बोला था कि बड़ों का सम्मान करो, सन्यासियों का सम्मान करो, दासों के प्रति आप कह सकते हो ना पोलाइट रहो, ठीक है ना। तो वही था, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, समझ रहे हो, है ना। तो ये तमाम बातें जो एक अच्छे जीवन में एक अच्छे इंसान के पास होनी भी चाहिए, है ना, वो बातों को फैलाने वाला कौन था, अशोक। तो क्वेश्चन पूछेगा अशोक ने बौद्ध धर्म फैलाने के लिए क्या किया, अब आप बता दोगे ये वाली बातें। अब ध्यान सुनना, हम समझते हैं बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य की विशेषताओं को, क्लियर, कि मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं क्या थी। देखो यही था मौर्य साम्राज्य, इसमें आपको मैंने बता दिया कि स्थापना कैसे हुई, फिर बिंदुसार बता दिया, अब अशोक के बाद बता दिया। अशोक से यही क्वेश्चन आएगा, अशोक ने राजा बना, राजा बनेगा कलिंग वॉर, बौद्ध धर्म कैसे फैलाया, ठीक है, अशोक की नीतियां। और अब समझते हैं मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं, कि भाई मौर्य साम्राज्य जो था उसकी विशेषताएं क्या थी। सबसे पहले देखो, मौर्य प्रशासन के प्रमुख अभिलक्षण। अब एक बात सुनना मेरी बात को ध्यान से, देखो आप ध्यान से देखो जरा, कि अशोक के टाइम पर जो मौर्य साम्राज्य देखो कहां तक हो चुका। जितना मैं आपको ऑरेंज इलाका दिख रहा है ना, ये सब अशोक के टाइम पर है, समझ गए। अब देखो ईरान इराक तक मतलब पहुंच चुका ही नहीं पहुंच चुका, मध्य एशिया तक हमारा एम्पायर। नीचे साउथ तक देखो, इधर देखो आप पूरा इलाका, समझ गए नहीं समझ गए, बंगाल वगैरह पूरा बांग्लादेश वगैरह, इधर पूरा इलाका क्या, ये पूरा अशोक ने एम्पायर बिल्ड कर लिया। यहां तक अशोक का एम्पायर था, समझ गए, क्लियर। एक तरीके से आप कैसे, तो अखंड भारत था अशोक के पास, समझ गए नहीं समझ गए, एम्पायर है अशोक का, है ना। तो अशोक के टाइम पर साम्राज्य जो था वो ज्यादा क्या हो गया, बड़ा हो गया। अशोक के टाइम पर साम्राज्य क्या हो गया, बहुत ज्यादा फैला, बात समझ गए। अच्छा एक बात बताओ, जब साम्राज्य फैल जाएगा, जब साम्राज्य क्या होगा, बहुत ज्यादा फैल जाएगा, उस टाइम पर कम्युनिकेशन संचार इतना था नहीं, तो इतने बड़े साम्राज्य पर जब आपका फैलाव हो जाएगा तो आप उस पर कंट्रोल करोगे कैसे भाई। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इतने बड़े साम्राज्य को कंट्रोल करने के लिए अलग अलग जगह पर कुछ बंदे बिठाने पड़ेंगे जहां से वो उसको कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि अब आप यहां हो, मान लो आप यहां हो और आपको यहां का एरिया कंट्रोल करना है, तो कम्युनिकेशन या तो अच्छा हो, नहीं तो फिर भाई आप यहां ही रहो और एक बंदा यहां भी बिठाओ जो यहां से यहां का एरिया कंट्रोल करे। समझ गए नहीं समझ गए, क्लियर है, क्लियर। जैसे मान लो कि किसी इलाके में 10 लोग हैं और किसी इलाके में 100 लोग हैं, समझ गए। और अगर मैं बोलूं कि जहां 10 लोग हैं वहां पे आपने एक क्या बिठा दिया, चौकीदार, कि वो उनको कंट्रोल करेगा। तो जहां 100 लोग हैं वहां पे आपको ज्यादा चौकीदार बिठाने पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो ज्यादा लोग हैं, वहां पर कंट्रोल करने के लिए ज्यादा शक्ति लगेगी। तो मौर्य साम्राज्य अशोक के टाइम पर बहुत बड़ा हो चुका था, इसीलिए अशोक मौर्य साम्राज्य का ध्यान रखने के लिए, चलाने के लिए 5 राजधानी बनाएगा। कितनी राजधानी, 5 राजधानी बनाएगा, जिनमें इनकी मेन राजधानी कौन थी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनकी मेन राजधानी जो थी वो थी इधर, जो क्या है, पाटलिपुत्र, बात समझ गए। इधर जिसको बोलते हैं आपका उज्जैनी थी, क्या थी, उज्जैनी। नीचे थी आपकी स्वर्णगिरी, क्या थी, स्वर्णगिरी। इधर थी आपकी इधर क्या नाम है आपकी, अवंती थी, इधर अवंती थी, इधर तक्षशिला थी, तोसली थी, और इधर तक्षशिला थी। तक्षशिला, तोसली, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, कितनी होगी बताओ, 5 होगी नहीं होगी। ये क्या हो गई, तक्षशिला, इधर
क्या थी? तक्षशिला। तक्षशिला तो मैं बता भी रहा हूं आपको, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान की तरफ। इधर होगी आपकी तोसली, क्या हो गई? तोसली, ठीक है। इधर होगी आपकी उज्जैनी, क्या हो गई? उज्जैनी, मध्य प्रदेश की तरफ, समझ गए। और नीचे हो गई आपकी कर्नाटक में सोने की खान के पास स्वर्णगिरी, क्या थी? स्वर्णगिरी। और इधर हो गई मेन राजधानी जहां अशोक रहा करता था, वो थी पाटलिपुत्र। अच्छा, राजधानी से मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देता हूँ, कई बार पूछता है वो आपसे, कितनी राजधानी हो गई भाई? 5। तो पूरा मौर्य साम्राज्य अशोक के टाइम पर 5 राजधानियों के माध्यम चलाया जा रहा था, जिसमें मेन कौन थी? पाटलिपुत्र, जहां अशोक है। तो क्योंकि इतना बड़ा साम्राज्य हो गया तो उनको पता भी, अब कंट्रोल करने के लिए बड़ी बड़ी हमें दूर दूर साम्राज्य हमारा, हमें राजधानी बिल्ड करनी पड़ेगी। तो इधर का इलाका संभालने के लिए क्या बना दी? तक्षशिला। इधर का इलाका संभालने के लिए बना दी तोसली। इधर का इलाका संभालेगा उज्जैनी, नीचे का इलाका संभालेगा स्वर्णगिरी, सोने की खान के पास। इधर का इलाका अशोक खुद संभाल लेगा, पाटलिपुत्र, समझ गए। तो अशोक के टाइम पर मौर्य साम्राज्य के अंदर कितनी राजधानियां थी? 5। कैसे याद रखोगे? आप बोलोगे उज्जैनी, तक्षशिला, तोशिला, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। उज्जैनी, तक्षशिला, तोशिला, पाटलिपुत्र, स्वर्णगिरी, ठीक है, क्लियर है ना? या कैसे बोलोगे? मेरे साथ 2-3 बार बोलो, याद हो जाएगा आपको। तक्षशिला, तोशिला, तक्षशिला, तोशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। तक्षशिला, तोशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र। एक बार दोबारा बोलो, याद हो जाएगा। तक्षशिला, तोशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी, पाटलिपुत्र, ठीक है। 5 राजधानी थी किसके टाइम पर? अशोक के टाइम पर। अब राजधानी से मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, ध्यान रखना, मेन राजधानी ये थी, समझ गए, क्लियर। जैसे अब ध्यान सुनना, मगध जो था, क्या था? जो मगध, मगध की सबसे पहले राजधानी क्या थी? उसका नाम था राजगृह। क्या था? राजगृह। राजगृह को राजधानी बनाया था बिंबिसार ने। किसने बनाया था? बिंबिसार। हु इज बिंबिसार? बिंबिसार मगध का पहला राजा, जिसने हर्ष वंश की स्थापना की थी, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। मगध की पहली राजधानी क्या थी? राजगृह। बाद में इसको कर दिया गया पाटलिपुत्र। क्या कर दिया गया? पाटलिपुत्र। तो मगध की बाद में राजधानी क्या होगी? पाटलिपुत्र। उसके बाद वर्तमान में इसका नाम क्या कर दिया गया है? पटना कर दिया गया है। पहले क्या थी? राजगृह, फिर क्या थी? पाटलिपुत्र, फिर क्या था? पटना। क्योंकि बोर्ड में ना एक बार क्वेश्चन आया था, उसमें ना राजधानी का नाम दिया था, तो उसने बोलता मगध की राजधानी पहले क्या थी, फिर क्या थी, फिर क्या थी। तो उसमें नाम दिए थे 3-3 करके, तो ऑप्शन डाल दिए थे उसने, पहले राजगृह, फिर पाटलिपुत्र, फिर पटना। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। ये मगध की राजधानी थी। पाटलिपुत्र 3 और किससे घिरी हुई थी? नदी से, बात समझ गए। 3 और से नदियां थी, गंगा नदी बेसिकली, ठीक। अब बताओ, जब इतना बड़ा साम्राज्य है, उसमें आपको 5 राजधानी बनाई, पहली विशेषता हो गई। अब बताओ, एक जगह से दूसरी जगह पे आने जाने के लिए मगध के मतलब मौर्य साम्राज्य में आप क्या कम्युनिकेशन स्थापित नहीं करोगे? रोड नहीं बनाओगे, सड़कें नहीं बनाओगे, यातायात का ध्यान रखोगे। तो इसीलिए मौर्य साम्राज्य के अंदर इतना बड़ा एम्पायर था कि एक जगह से दूसरी जगह आने में समय लगता था। इसीलिए मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी रखी गई थी। जगह जगह पर उनके ठहरने की जगह व्यवस्था की गई थी, ताकि जब लोग आए जाएं तो रास्ते में उनको थकावट होगी या लंबी यात्रा कर आएंगे तो उनके ठहरने का पूरा व्यवस्था होनी चाहिए। ये अशोक ने प्रॉपर कर रखा था। अशोक ने आने जाने के लिए बंदरगाह स्थापित करवा दिए थे कि भाई नदियों से जाओ, दूर का रास्ता है तो पास में आप मार्गों का यूज करो। समझ गए? नहीं समझ गए? अशोक ने यातायात की उत्तम व्यवस्था कर दी। अब यातायात के लिए भैया खान पान चाहिए, तो खान पान की पूरी व्यवस्था थी। अब इतने बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए हर प्रकार की सेना चाहिए आपके पास। थल सेना थी, जल सेना थी, रथ वाली सेना थी, हाथी वाली सेना थी, घोड़े वाली सेना थी, सेना का ध्यान रखने के लिए भी एक सेना थी, समझ गए, क्लियर। पशुओं का ध्यान रखने के लिए भी सेना थी, समझ रहे हो। तो अशोक ने पूरी व्यवस्था कर रखी थी पूरे साम्राज्य को चलाने के लिए, बेटर, समझ गए। यही होती है एक अच्छी रणनीति, एक अच्छा राजा यही होता है जो पूरे साम्राज्य में व्यवस्थाओं को बनाकर चले। यही तो काम है राजा का, और क्या है, ठीक। अशोक ने उसके बाद धम्मामंत बनाए, मंत्री, हर काम के लिए मंत्री बना के थे अशोक ने, हर काम के लिए अधिकारी थे। यही थी मौर्य साम्राज्य की विशेषता। तो आपने क्या बोला कि भैया सबसे पहला कि मौर्य साम्राज्य की विशेषता क्या थी? प्रमुख राजनीतिक केंद्र। कितने केंद्र थे? आप बोलोगे भैया मौर्य साम्राज्य के अंदर 5 केंद्र थे। कितने केंद्र थे? 5 केंद्र। और वो 5 केंद्र कौन कौन से थे? मैंने अभी जस्ट आपको याद कराया, बताओ। आप बोलोगे तक्षशिला, तोशिला, उज्जैनी, स्वर्णगिरी और पाटलिपुत्र। मेन कौन थी? पाटलिपुत्र, ठीक है। आवागमन के साधन, मौर्य साम्राज्य में एक जगह से दूसरी जगह आने के लिए क्या थे? आवागमन के साधन। जैसे वहां पर स्थल मार्ग भी था। स्थल मार्ग मतलब भाई जमीन पे जा सकते हो आप, मार्ग रोड से। स्थल मार्ग भी था और जल मार्ग भी था। जल मतलब आप नदियों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से भी जा सकते हो। जल मार्ग भी था। लंबी दूरी की यात्रा जल मार्ग से की जाती थी, वो सस्ती पड़ती थी और टाइम कम लगता था। स्थल मार्ग जो है वो कनेक्टिविटी के लिए यूज किए जाते थे। मार्गों पर यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरा प्रबंध किया गया था। खाने पीने की व्यवस्था पूरी की गई थी, ताकि लोग जो लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हैं, जैसे हाईवे वगैरह पे आप जाते हो तो होटल मिलते हैं ना आपको, समझ गए, तो वैसी पूरी व्यवस्था प्रॉपर करवा के रखता था कौन? अशोक, ताकि दिक्कत ना हो। सेना का प्रबंध कर रखा था, ध्यान रखना, किसने? अशोक ने। और क्वेश्चन पूछता है कि मौर्य साम्राज्य में सेना के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? इंडिका से। कहां से मिलती है? इंडिका से। इंडिका लिख दी मैंने तो। इंडिका क्या है भाई? एक बुक है, किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। और इसी इंडिका से हमें क्या मिलती है? जानकारी, किसकी? सेना की, कि मौर्य साम्राज्य में 6 प्रकार की सेना थी और इन 6 प्रकार की सेना का ध्यान रखने के लिए एक उप सेना थी। क्या थी? एक उप सेना।
जो खाने पीने की व्यवस्था, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था का ध्यान रखती थी, तंबू उम्बू लगाने का काम करती थी। ठीक है, 6 प्रकार की सेना कौन कौन सी थी? पैदल सेना, अश्वरोही, रथ वाली सेना, घोड़े वाली सेना, हाथी वाली सेना, समझ गए नहीं समझ गए, और जल सेना। ये 6 प्रकार की सेना अशोक के टाइम पर थी, और जिस लेवल की लड़ाई होगी उस लेवल की सेना का यूज किया जाएगा। अशोक के साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य की 5वीं विशेषता क्या थी? धम्म महामंत्र। मैंने अभी आपको पीछे पढ़ाया कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसकी नियुक्ति की थी? आप बोलोगे बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए धम्म महामंत्र की नियुक्ति की थी, और इन धम्म महामंत्रों का काम था घूम घूम कर साम्राज्य में अच्छी अच्छी बातों को फैलाना। क्लियर है? ताकि लोगों का जीवन अच्छा हो सके, लोग अच्छे आचरण को अपना सके। उसके बाद हमने क्या बोला? मंत्रियों की नियुक्ति। अशोक ने हर प्रकार के मंत्री, हर टाइप के मंत्री होते थे, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, बात समझ रहे हो, है ना, बाढ़ वगैरह का निरीक्षण करने का मंत्री, खेती वाला मंत्री हो गया, एक जो खेतों का आय वगैरह देखेगा, टैक्स वगैरह देखेगा। एग्जाम्पल ले लो चाणक्य, प्रधानमंत्री था, एग्जाम्पल कर लो चाणक्य। तो हर टाइप के मंत्री थे, हर काम को एक मंत्री बना रखा है, और हर काम के नीचे जो अधिकारी थे, हर प्रकार के अधिकारी बना रखे थे, किसने? अशोक ने। और नियम बहुत सख्त है भाई, आप भ्रष्टाचार नहीं करोगे। ठीक, तो ये थी मौर्य साम्राज्य की विशेषता। क्या थी मौर्य साम्राज्य की विशेषता? अब समझा दोगे आप अच्छे से? क्लियर है? अब इसके बाद एक और टॉपिक पढ़ लो। क्लियर? और वो टॉपिक क्या है कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत। और यहाँ पे मौर्य साम्राज्य का जो है एंड होता है, एक पार्ट बचेगा इसमें। उसके बाद हम जो लास्ट पार्ट है ना, उसके अंदर गुप्त वगैरह पढ़ लेंगे, और जो उसके थोड़े बहुत मिसलेनियस है वो सारा निपटा देंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, मगध वगैरह पढ़ लेंगे कि मगध शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, गुप्त वगैरह के बारे में पढ़ लेंगे, समुद्रगुप्त, हरिशेन वगैरह, थोड़ा सा उसको देख लेंगे, फिर चैप्टर खत्म है। ठीक है ना? अभी यहाँ पर वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य साम्राज्य की जानकारी के क्या बताओ स्रोत। क्या पूछेगा क्वेश्चन में? कि जो मौर्य साम्राज्य है उसकी क्या बताओ जानकारी के स्रोत। मौर्य साम्राज्य की जानकारी के स्रोत, कि कैसे हम इस चैप्टर को पढ़ पाते हैं, कैसे मौर्य साम्राज्य की हमें क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। भाई साहब जानकारी तो हमें किताबों से मिली, आपको मुझसे मिली, मुझे भी किताबों से मिली। अब देखो देखो भाई, मौर्य साम्राज्य की जानकारी के कई स्रोत हैं, बात समझ गए? जैसे सबसे पहले इसमें आपको कुछ बुक्स याद रखनी है, उन बुक्स को तो भूलना नहीं है। सबसे पहली बुक जो है उसका नाम है चाणक्य की अर्थशास्त्र। किसकी बुक है? चाणक्य की बुक का नाम है अर्थशास्त्र। इस बुक से भी हमें मौर्य साम्राज्य क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। फिर दूसरी जो बुक है वो ध्यान रखना मेगास्थनीज की। किसकी? मेगास्थनीज की बुक है, जिसका नाम क्या था? इंडिका। क्या नाम है उस बुक का? इंडिका। उससे हमें जानकारी मिलती है। फिर एक और ध्यान रखना आप लोग, तीसरी जो बुक है उसका नाम ध्यान रखना, उसका नाम है विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था विशाखा दत्त। अब जो विशाखा दत्त है, इनकी बुक का नाम क्या था? मुद्रा राक्षस। इसी बुक से कहानी पता चलती है कि कैसे नंद वंश का नाश करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी। मुद्रा राक्षस, समझ गए? क्लियर है? और उसके बाद बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साहित्य, क्योंकि बौद्ध धर्म को अपनाया था अशोक ने, जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के कई सारे साक्ष्यों से, बात समझ गए, हमें किसकी जानकारी मिलती है? बौद्ध धर्म और जैन धर्म के साक्ष्यों से मौर्य समाज की जानकारी मिलती है। इनका लिंक था ना एक आपस में। ठीक, उसके बाद हमें अभिलेख क्या मिलते हैं? कई सारे अभिलेख मिलते हैं। उसके बाद हमें शिलालेख मिलते हैं। शिलालेख जो है पत्थरों पर लिख देना क्या कहलाता है? शिलालेख। और वो पत्थर बहुत लंबे लंबे से होंगे, पिलर टाइप के, तो क्या बन जाएगा? स्तंभ लेख। क्या बन जाएगा? स्तंभ लेख। स्क्रीनशॉट लेते जाना है इन सबका, साथ साथ नोट्स बनाना, पॉइंट है ये सब। स्तंभ लेख हो गए। पांडुलिपियां हो गई। क्या हो गई? पांडुलिपियां। बात समझ गए? पांडुलिपियों से मिलता है, साहित्यों से मिलता है, कई सारे क्या है? साहित्य हैं, पौराणिक कथाएं हैं, समझ गए? क्लियर? उनसे मिलता है। पुरानी मतलब पुरानी कथाएं जो समय के समकालीन लोगों द्वारा लिखी गई, उनके द्वारा हमें सब मौर्य समाज की जानकारी सोच। उसके बाद सिक्के लिख लो। क्या लिख लो? सिक्के लिख लो, इमारतें लिख लो। सिक्के और इमारतों से भी क्या मिलते हैं हमें? मौर्य साम्राज्य के जानकारी के अवशेष मिलते हैं। तो ये मौर्य साम्राज्य के जो है यहाँ पर सारा दी एंड होता है। इसके बाद टॉपिक हम कृष्ण वंश के बारे में समझेंगे। ठीक है, मगध शक्तिशाली क्यों था वो समझेंगे, और थोड़ा सा समुद्र के बारे में समझेंगे, और हमारा चैप्टर फिर खत्म हो जाएगा सेकंड भी। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।